अस्सलाम स्टूडेंट्स, एरोडायनामिक्स वेक्टर का लेक्चर नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। तो अब हमने पढ़ना है रियलिटी वेलोसिटी। अब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कंसेप्ट है रियलिटी वेलोसिटी का। पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत ही फेमस कंसेप्ट है। तो ये बस आपने याद रखना है कि अगर दो पार्टीज सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, कि जैसे आपने देखा है कि अगर आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं और दूसरा जो कार है वो भी आपकी डायरेक्शन में जा रही हो, तो आप कह सकते हैं वो बड़ी स्लो जा रही है। क्यों? क्योंकि जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो तब वेलोसिटी क्या होती है, माइनस होती है। अगर लेट्स सपोज आपकी वेलोसिटी और जो दूसरी कार की वेलोसिटी सेम है, तो तब आपको ऐसे लगेगा कि वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट, आपको लगेगा वो मूव नहीं कर रही और उसको लगेगा कि आप मूव नहीं कर रहे, क्योंकि दोनों के रिस्पेक्ट से आपका आंसर क्या आता है, जीरो आता है। तो लेकिन अगर आप उसका आंसर जीरो नहीं आता तो फिर आपको ऐसे लगेगा कि बहुत थोड़ा स्लो मूव कर रही है। ये कब होगा? जब दोनों की सेम डायरेक्शन होती है। तो जब दो पार्टी सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो दोनों की वेलोसिटी आपने निकालनी है, तो तब आप वेलोसिटी को माइनस करेंगे। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन हो, कि अगर आप इस तरफ जा रहे हो और एक गाड़ी इस तरफ आ रही हो, तब आप कह सकते हैं कि शां करके गुजर गई है। वो इस वजह से होता है कि तब वेलोसिटीज ऐड अप होती हैं। तो अगर दो पार्टिकल्स 90 डिग्री के एंगल पे मूव कर रही हो, तो तब वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, दिस वन। तो ये क्या था, सेम डायरेक्शन मतलब एंगल 0। ये क्या था, अपोजिट डायरेक्शन मतलब एंगल 180। और ये क्या था, एंगल 90 डिग्री। अगर 0, 180 और 90 के अलावा कोई एंगल हो, तो फिर आपने ये फार्मूला यूज करना। याद है कि यहाँ पर माइनस प्लस यूज नहीं करना, बल्कि माइनस यूज करना फार्मूले में। फिर नेक्स्ट है रियलिटी वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। कि आप अच्छा, आप ये बताएं कि जमीन जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करती है। जमीन की डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होती है, किस डायरेक्शन में होती है? वेस्ट टू ईस्ट। तो जमीन वो वेस्ट टू रिवॉल्व ईस्ट मूव करती करती है, है। तो इस वजह से सन हमें ईस्ट टू वेस्ट लग रहा होता है। तो अगर जमीन की मोशन जो क़यामत की निशानी है ना, कि सन जो है मगरब से तुलू होगा और मशरक में गरूब होगा, तो साइंस भी इस बात को प्रूव करती है। क्योंकि अगर जमीन की मोशन किसी तरह से अभी चूंकि वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, तो अगर लेट्स को जमीन ईस्ट से वेस्ट मूव करना शुरू कर दे, तो जब ये सिचुएशन होगी तो तब सूरज कहाँ से निकलेगा, वेस्ट से, और ग्रूब कहाँ पर होगा, ईस्ट से। यानी कि इस निशानी को क़यामत की जो है, इसको साइंस भी प्रूव करती है। क्योंकि जो ताकत जमीन को वेस्ट टू ईस्ट मूव करवा रही है, उस ताकत के लिए कोई मुश्किल तो नहीं है कि वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करवा दे। और ये कब होगा, क़यामत वाले दिन होगा। तो वो कह रहा है कि इफ द सैटेलाइट मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये जो सैटेलाइट है वो जमीन की डायरेक्शन में मूव करता है, तो तब उनका वेलोसिटी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब सेम डायरेक्शन होती है तो वेलोसिटी क्या होती है, माइनस होती है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे सैटेलाइट, यानी कि जमीन कैसे मूव कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट, और सैटेलाइट किस तरह मूव करे, ईस्ट टू वेस्ट। तो ये डिपेंड करता है कि आपके किस तरह आपने सैटेलाइट को थ्रो किया है ऑर्बिट के अंदर। तो फिर वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, आपस में एड अप हो जाएंगी। तो वेलोसिटी ऑफ रेन, कि अगर आप हॉरिजॉन्टल चल रही हैं तो तब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस। और ये याद रखें, ऊपर जो है ना, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, याद रखना है। यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड है। इसी तरह जो सैटेलाइट की हमने बात की, ये जो सैटेलाइट की वेलोसिटी, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है। लेकिन ये वाली जब जमीन, मतलब जब बारिश, ऊपर ज़ाहिर है कि बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करती है, और आप क्या करें, हॉरिजॉन्टली मूव करें, तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड की बात की है, तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से 90 डिग्री का क्या फॉर्मूला बनता है, दिस वन। तो फिर रेन और आपके फॉर्मूला क्या बनेगा, दिस वन। ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपने वेक्टर के फॉर्म में लिखा होगा, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि ये वेक्टर फॉर्म में और ये मैग्नीट्यूड है।
तो पेपर में आपसे मैग्नीट्यूड पूछ दिया तो फिर आपने ये फार्मूला यूज करना है। अगर सिंपल आपसे वो पूछ ले कि वेक्टर फॉर्म में बताएं तो फिर क्या होगा, ये वाला आपका फार्मूला होगा। फिर आ जाता है तो और ये सारे ना न्यूमेरिकल में आए हुए हैं पास पेपर में। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द स्विमर, यहाँ पर उसने 3 वेलोसिटियां बताई हुई हैं। एक वेलोसिटी है जो जो स्विमर है उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वो है v। फिर जो वाटर है उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो है वी आर। फिर तीसरी वेलोसिटी है मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि मैन के पास 2 वेलोसिटी हैं, एक विद रिस्पेक्ट टू वाटर और एक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जब स्विमर मूव करता है तो उस स्विमर की वेलोसिटी भी कितनी होगी, वी एम किसकी वेलोसिटी है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर। ये स्विमर की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, क्योंकि ज़ाहिर है कि उसने जब आपने वो मूव करना है तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही आपने देखना है ना। और अगर आपने पूरी जो नेट वेलोसिटी अगर आपने देखनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही आपने देखना है। तो यहाँ पर भी देख लें, साइन की चीज़ यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही बल्कि वेक्टर फॉर्म में बात हो रही है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आप जानते हैं कि तो इफ द स्विमिंग इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, अगर आप पानी की वो फ्लो में डायरेक्शन में मूव करें तो तब आपकी वेलोसिटी कितनी चाहिए, तो तब वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगी। अगर आप ऑपोजिट टू द फ्लो मूव करते हैं तो तब वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? सिंपल से फार्मूले हैं, राइट फार्मूले हैं, तो इसको उसको आपने यूज करना है बस, मतलब इन फार्मूलाज को आपने याद रखना है। जो अभी तक मैंने बताया वो सारा क्लियर है? सिंपल से फार्मूले बताए हैं, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। जस्ट आपने फार्मूले याद रखने की, जब सेम डायरेक्शन होगी तब वेलोसिटियाँ ऐड होती हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन होता है वेलोसिटियाँ, सॉरी, जब सेम डायरेक्शन होता है वेलोसिटी माइनस होती है, और जब सेम अपोजिट डायरेक्शन होता है वेलोसिटियाँ ऐड होती हैं। 90 डिग्री हो तो तब ये फार्मूला हो जाएगा, 90 के अलावा कोई फार्मूला हो, 0, 90 और 180 तो फिर ये वाला फार्मूला है, और यहाँ पर आपने माइनस का साइन यूज करना है। नेक्स्ट हमें पढ़ा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। वही बात है कि अगर सैटेलाइट जमीन की डायरेक्शन में मूव करेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी। अगर सैटेलाइट जमीन की डायरेक्शन के अपोजिट मूव करेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये उसका वेक्टर फॉर्म है और ये दोनों उसकी स्केलर फॉर्म है। इसी तरह जो रेन की वेलोसिटी है ये उसकी वेक्टर फॉर्म है और बाकी ये क्या है, स्केलर फॉर्म है। तो जो आपको मैंने रूल बताया ना, तो वो रूल है मैग्नीट्यूड के हवाले से, ये सेम डायरेक्शन माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन ऐड। तो ये रूल किस लिए हमें यूज करना है, फॉर द मैग्नीट्यूड। इस तरह जो स्विमर है अगर वो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो मूव करे तो तब ये वाला फार्मूला, क्योंकि वो ये वाला फार्मूला यूज होगा। अब चूंकि देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो मूव कर रहा है तो यहाँ पर 3 वेलोसिटियां हैं, तो इसलिए यहाँ पर चूंकि 2 वेलोसिटियां थी इसलिए यहाँ पर वो क्या हो रही थी, सेम डायरेक्शन में माइनस होता था, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होता था। क्योंकि यहाँ पर 3 वेलोसिटियां, तो इसलिए यहाँ पर वो रूल चेंज है कि अगर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द वाटर मूव करना है तो प्लस का साइन यूज करेगा, अगर अपोजिट टू द फ्लो ऑफ वाटर मूव करना है फिर ये फॉर्मूला यूज होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है टिप्स एंड ट्रिक्स। पहला पॉइंट है, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डायरेक्शन आर नॉट वेक्टर्स। ये आपने बात डिस्कस हमारी हो चुकी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ।
A vector can have only two rectangular components in plane, और प्लेन में उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं वेक्टर के रेक्टेंगुलर, और स्पेस में कितनी होती हैं? 3 होती हैं। A vector can have any number even infinite components, तो मिनिमम 2 कंपोनेंट्स होती है और मैक्सिमम कितनी होती है? इनफाइनाइट। लेकिन जो दूसरी बात है रेक्टेंगुलर, वो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3। तो ये क्वांटिटीज उन्होंने बताई हुई हैं कि फॉलोइंग क्वांटिटीज आर नाइदर वेक्टर नॉर स्केलर। रिलेटिव डेंसिटी टेंसर, डेंसिटी सिंपल वो भी टेंसर है, विस्कोसिटी टेंसर, फ्रीक्वेंसी, प्रेशर, प्रेशर भी टेंसर है, स्केलर नहीं है। स्ट्रेस आपकी टेंसर होगी, स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पॉइजन्स रेशियो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, specific heat, latent heat, spring constant, loudness, resistance, conductance, reactance, impedance, permittivity, dielectric constant, permeability, susceptibility, refractive index, focal length, power of lens, Boltzmann constant, Stephens constant, gas constant, gravitational constant, Rydberg constant, Planck constant, इसमें करंट भी आता है। तो करंट का आई थिंक तो नहीं लिखा, करंट भी आपने ऐड कर लेनी है। ये सारी की सारी क्वांटिटीज के हैं, टेंसर हैं, क्योंकि ये ना तो वेक्टर है ना स्केलर है। फिर है जो वेक्टर और स्केलर दोनों ना, वो क्या बनेगी? टेंसर बनेगी। डिस्टेंस कवर्ड इज द स्केलर क्वांटिटी, displacement is the vector quantity, scalars are added subtracted, vectors are added subtracted geometrically. Division of vector is not possible because direction cannot be divided. यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? डायरेक्शन देना, और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है? 1 होती है। यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होता, बड़ी मजे की बात है। नाम क्या है? यूनिट वेक्टर, और इसका कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि इसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देना। कि नाम उसका यूनिट वेक्टर, लेकिन वो उसका अपना यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये डेवलप किस लिए की गई है? डायरेक्शन को देने के लिए। तो जैसे यहाँ पर वो बता रहा है कि यूनिट वेक्टर भी has no unit as east is not a physical quantity, क्योंकि ईस्ट हमारी क्या है? डायरेक्शन है। यूनिट वेक्टर हैज नो डायमेंशन, क्योंकि यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं है। बाकी ये रिलेशनशिप आपको याद होने चाहिए, ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। बिकॉज ए क्रॉस ए इज परपेंडिकुलर टू ए एंड ए माइनस ए इज कोलिनियर, ये होल पिछली की बात बता रहा है इस पॉइंट की, कि ये रिलेशनशिप कैसे आती हैं। तो इसलिए बता रहा है कि ये आपस में क्यों है, तो क्योंकि ये कोलिनियर वेक्टर इसलिए। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद -1 उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। मिनिमम नंबर ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स कितनी होती हैं? 2 होती हैं। और कोप्लेनर वेक्टर्स कितनी होती है? मिनिमम। whose resultant is 0 is 3। तो ये सारी बातें आपने बताई हुई हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम। अब चूंकि वेलोसिटी आपका क्या पोलर वेक्टर है, तो फिर जाहिर है कि आपका जो एक्सेलरेशन वो भी क्या हो गया? वो भी आपका पोलर वेक्टर ही बनता है। तो फोर्स भी आपका क्या? पोलर वेक्टर है। एंगुलर वेलोसिटी जिसके साथ एंगल आ जाए वो क्या बन जाती है? हमारे एक्सियल वेक्टर्स बन जाती हैं। डिवीजन ऑफ वेक्टर इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि डायरेक्शन को हम डिवाइड नहीं कर सकते। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कैन हैव, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है एफएससी की बुक में, कि जो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर है कैन हैव द मैग्नीट्यूड देन दैट ऑफ द वेक्टर इटसेल्फ। यहाँ पर उसका वर्ड मिसिंग है। तो जो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर है, क्या उनकी मैग्नीट्यूड वेक्टर से ज्यादा हो सकती है?
बताएं। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या वेक्टर से जो एक्सल वेक्टर होते हैं उससे ज्यादा हो सकती है? रिस्पॉन्ड कर दिया करें। आमना, आसिम, महविश, नताशा, तो नहीं रहे सारे? आप कह रही है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज्यादा हो सकती है, आमना कह नहीं। आसिम ने कहा हो सकती है। जी महविश पूछें, क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आया? चलो मैं सबसे पहले सवाल का जवाब दे दूं। कंपोनेंट्स कभी भी वेक्टर से बड़े नहीं हो सकते, ये याद रखिए। क्योंकि कंपोनेंट्स क्या होते हैं? पार्ट्स होती हैं। तो पार्ट्स ऑफ अ वेक्टर ज़ाहिर है जो ये पार्ट्स किससे मिलकर बने हैं? वेक्टर से मिलकर बने हैं ना। तो ज़ाहिर है जिससे मिलकर बने हैं पार्ट्स, तो ज़ाहिर है या तो उससे छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे। पार्ट्स कभी भी वेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकते, तो इसका आंसर है नो। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर कैन नेवर बी ग्रेटर देन वेक्टर द इट्स, यहाँ पर पॉइंट लिखा भी हुआ है। इक्वल कब होंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर वेक्टर के? यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन आप बता दें। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर जो वेक्टर है आपका इट्स सेल्फ, उसके बराबर कब होते हैं? ये हमेशा छोटे ही रहेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि बड़े तो नहीं हो सकते। तो दो ही पॉसिबिलिटी है, छोटे और बराबर की। तो क्या हमेशा छोटे ही रहेंगे या बराबर हो सकते हैं? अगर बराबर हो सकते हैं तो किस एंगल पे होंगे? तो 45 डिग्री पर जब एंगल 45 डिग्री होता है तब आपके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट आपस में बराबर हो जाती है। और जब एंगल 45 से लेस देन होता है तब आपका एक्स कंपोनेंट बड़ा होता है और वाई कंपोनेंट छोटा होता है। 45 पे दोनों बराबर हो जाती हैं। 45 से जब आप ऊपर जाती हैं तब आपका एक्स कंपोनेंट छोटा हो जाता है और वाई कंपोनेंट आपका बड़ा हो जाता है। तो ये 3 एमसीक्यू थे जो मैंने आपको बता दिए। क्लियर है? तो नेक्स्ट है व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर विद जीरो। तो जब आप जीरो से वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? आर्बिट्रेरी हो जाएगी। और ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि थ्री वेक्टर्स नॉट लाइंग इन द प्लेन, के तीन वेक्टर्स हैं वो एक प्लेन में लाइन नहीं कर रहे। कैन नेवर ऐड अप, उनको आप कभी भी ऐड नहीं कर सकते कि वो आपको रिजल्टेंट वेक्टर जीरो दें। मैंने ये बोला है कि 45 डिग्री पर आपका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट आपस में इक्वल हो जाती हैं, उनकी लेंथ इक्वल हो जाती है 45 डिग्री पर। 45 से कम एंगल हो तो फिर आपका एक्स कंपोनेंट की लेंथ बड़ी होगी और वाई कंपोनेंट की आपकी लेंथ छोटी होगी। और 45 से अगर एंगल बड़ा कर दिया जाए तो फिर आपका जो वाई कंपोनेंट की लेंथ बड़ी हो जाएगी और एक्स कंपोनेंट की लेंथ आपकी छोटी हो जाएगी। अब क्लियर है? A vector having magnitude and direction is not necessarily a vector, ये हम बात हो चुकी है कि time and electric current, these quantities have magnitude and direction but they are scalar। टाइम की जो डायरेक्शन नहीं होती, ये उन्होंने वैसे बाई मिस्टेकन आ गया। तो यहाँ पे बात सिर्फ हो रही है करंट, इलेक्ट्रिक करंट की। टाइम की बात नहीं हो रही क्योंकि टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे यहाँ पे लिखा है कि
टाइम की डायरेक्शन होते, तो ये बाय मिस्टेक ना है। अब फिजिकल क्वांटिटी विच हैज डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन, जैसे कल ये आई थिंक सो नताशा बात कर रही थी, ये कुछ जनरल डेफिनेशन नहीं है टेंसर की, ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो है ना वो फिर करंट के वो आपका टेंसर नहीं बनता, क्योंकि करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो इसलिए ये डेफिनेशन किस पे अप्लाई होती है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, स्ट्रेस पे, स्ट्रेन पे और डेंसिटी पे ये डेफिनेशन अप्लाई आपकी होती है। ये बात मैंने या होगा अभी आपसे पूछे थे, मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, कि जो कंपोनेंट्स की जो लेंथ होती है वो वेक्टर से हमेशा क्या होती है? छोटी होती है। अगर आपका वेक्टर ए और बी इक्वल हो तो फिर वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे, यानी कि एक्स एक्स के इक्वल होगा, वाई वाई के इक्वल होगा, जी जी के इक्वल होगा। कब होगा? जब दोनों वेक्टर्स आपके इक्वल हों। अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। तो अगर ये आपका दो वेक्टर प्लस आपका रिजल्टेंट वेक्टर 0 हो, यानी कि नल वेक्टर आ जाए, फिर इसका मतलब है कि ए बी एंड सी लाई इन द वन प्लेन, कि आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो भी किस में लाई कर रहा है? उसी प्लेन में आपका लाई कर रहा है। ये पॉइंट क्लियर है कि जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। ये वाली बात हो, या यानी कि वो कह रहे हैं कि दो वेक्टर जिनको आप ऐड कर रही हैं उनकी जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन सेम हो। किसके सेम हो? थर्ड वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के सेम हो, या ये वाली सिचुएशन हो या ये वाली सिचुएशन हो, दोनों केसेस में ए बी एंड सी सेम प्लेन पे लाई करते हैं। अगर आ जाए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, यहाँ पे था ए प्लस बी, फिर आपका जो सी है वो किसके होगा? वो परपेंडिकुलर होगा ए और बी के। क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड है अगर सब्ट्रैक्शन के इक्वल आ जाए तब एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम। ये बात हो चुकी है। ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आपके सारे के सारे एमसीक्यूज पास पेपर में पूछे जा चुकी हैं। जो आप पूछते हैं कि एमसीक्यूज कहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं, तो जरूरी नहीं होता कि आपसे सेम वर्डिंग पे एमसीक्यूज पूछ लें, उससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अभी तक जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं ना, ये सारे के सारे एमसीक्यूज पेपर में आ चुकी हैं। आर मैक्स आपने कब आपको मिलता है? जब आप दोनों वेक्टर्स को ऐड अप करती हैं तब आपको मैक्सिमम रिजल्टेंट मिलता है। और कि ये कब होता है? जब वेक्टर्स आए एक दूसरे के पैरेलल हो, और जब वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो तो तब आपको मिनिमम रिजल्टेंट मिलेगा। अब यकदम से इंटरनेट इशू बन गया है, तो वैसे लेक्चर का एंड ही होने वाला है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये डिस्कस हो चुके हैं कि अगर वेक्टर की मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो मिनिमम नंबर कितना होना चाहिए? 3। तब आपको जीरो मैग्नीट्यूड मिल सकती है। अगर मैग्नीट्यूड जीरो है, सेम मैग्नीट्यूड है सॉरी, तब मिनिमम नंबर कितना है? 2। ये सारी यहाँ पे बात लिखी हुई है, ये फार्मूले, प्रोजेक्शन। ये जो फार्मूला है ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है, ठीक है। दो चीजें होती हैं, एक होता है कि एक वेक्टर एंगल बनाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तब आप ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते। अगर आए ना कि वेक्टर है इज मेकिंग एन एंगल विद एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस का एंगल बताए, तब आप ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि तब जो एंगल बना रहे हैं वो सेपरेटली बना रही हैं। लेकिन वो अगर आपसे पूछे एंगल बिटवीन टू वेक्टर, बिटवीन का वर्ड आए, तब आपने ये फार्मूला यूज करना है। अगर प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी हो, तो इन द डायरेक्शन ऑफ के बाद जो वेक्टर आएगा वो नीचे आएगा, बाकी ए डॉट बी क्या आएगा? ऊपर आएगा।
अब इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए आया है, क्योंकि इन द डायरेक्शन के बाद वर्ड क्या आया ए, आप ए क्या आ गया, नीचे आ गया। तो ये इस तरह आप इसको याद रखने का फार्मूला आप टोटका रख सकती हैं कि किस तरह मैंने बी को नीचे कब लिखना है और ए को नीचे कब लिखना है। अगर ये वेक्टर ये लेबिस थ्योरम है, वो कहता है कि अगर ए बी सी आपकी तीन साइड हो जाएं ट्राइंगल की, तो फिर ये तीनों की जो रेशियो वापस में क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। I plus j plus k is equally inclined to the coordinate axis of an angle of 54.74 degrees। तो इन दोनों का जो तीनों के जो सम है, वैसे ये तीनों जो है ना सेपरेटली I कॉमा जे कॉमा के, तो इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है एडिशन की। तो इनका जो एडिशन है उसका एंगल कितना होता है, 54.74 डिग्रीज के। लेकिन अगर सेपरेट पूछा जाए कि आई और जे और के दरमियान एंगल कितना होता है, तो जाहिर है ए और बी और सी के दरमियान एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस में। तो इसी तरह जो यूनिट वेक्टर होती हैं, इनके दरमियान भी एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पर बात किसकी कार है, वो एडिशन की कार है, तो इस केस में 54.74 डिग्री एंगल होगा। अगर a प्लस बी इज इक्वल टू सी हो या a माइनस बी इज इक्वल टू सी हो, देन a डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 होगा। और ये बात आपको बताती है कि आपके जो वेक्टर्स हैं वो कोप्लेनर हैं। a डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, देन a b एंड c आर द कोप्लेनर। दो स्टेटमेंट हैं, एक ये फार्मूला आपको बता रहा है कि वेक्टर्स तीनों कोप्लेनर हैं, एक ये दो फार्मूले ये बता रहे हैं कि अगर a प्लस बी इज इक्वल टू सी हो तब भी तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर होंगी, अगर a माइनस बी इज इक्वल टू सी हो तब भी तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर ही होंगे। अगर एंगल 45 डिग्री हो तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आपका इक्वल होता है। अगर वेक्टर ए को आप ऐड करें तो उसका आपको रिजल्टेंट मिले नल वेक्टर, फिर क्या होगा कि सारे वेक्टर्स की जो वैल्यू वो सेम है, then the adjacent vector are inclined to each other at an angle of 2 pi by n। तो दो कंसेक्टिव वेक्टर्स के बीच एंगल कितना होगा, 2 पाई बाई n होगा। फिर वो कह रहे हैं कि अगर a प्लस बी इज इक्वल टू सी हो और एंड का वर्ड उसने यूज किया है, यहाँ पर उसने वर्ड यूज किया ना देन का, तो ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पर एंड का वर्ड यूज किया, तो एंड का मतलब है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब क्या होगा, देन एंगल बिटवीन द ए एंड बी इज 90 डिग्री। फिर जाकर एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और ए बी एंड सी कैन हैव द फॉलोइंग वैल्यूज। तो अब जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया है कि ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू कितनी हो, 4, तो 3 प्लस 4 क्या आता है, 5 की रेंज में आ रहा है ना, तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। 12 5 17 13 की रेंज में आ रहा है, 13 17 की रेंज में आ रहा है ना, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों चीजें देना, तो एंगल कितना, 90 डिग्री। ये दोनों कंडीशन आपकी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही हैं। 3 3 9 और 4 16, 16 प्लस 9 कितना हो गया, 25, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। क्लियर है ये पॉइंट सारे। तो यहाँ पर आपकी एरलेस फिजिक्स का चैप्टर खत्म हो गया। तो कल आपका जो जियान की बुक से हम वेक्टर नहीं, जियान की बुक पे वेक्टर है ही नहीं है, सही हो गया। तो अभी क्लास में जो मौजूद है, तो आप बता दें कि आप अपने क्वेश्चन कब तक सबमिट करवाएंगे। सेकंड लास्ट रिपीट कर दें, अच्छा। अब वो कह रहा है कि अगर सारे वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है, A1 A2 A3 से लेकर AN, आपके पास n नंबर ऑफ वेक्टर्स हो और सबकी मैग्नीट्यूड सेम हो, तो फिर जाहिर है कि जब आप उनको ऐड करें तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर 0 आपको मिल सकता है। कैसे, 2 प्लस 2 का आंसर क्या आ सकता है, 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता, नताशा बताएं।
2 + 2 का आंसर 0 आ सकता है या नहीं आ सकता? तो वो फिर कह रहा है कि अगर ये वाली सिचुएशन हो कि हर वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि 2 2 2 2 2 हो, यानी कि 2 + 2 + 2 + 2 + 2 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0 हो सकता है। तो फिर आपने दो एडजेसेंट एंगल, मतलब पहले A1 और A2 के दरमियान अगर आपने एंगल निकालना है, टोटल एंगल कितना होता है? ज़ाहिर है क्योंकि n नंबर ऑफ वेक्टर्स है ना, तो इसलिए अब टोटल एंगल हमारा कितना होगा? 2 पाई होगा। वैसे दो वेक्टर्स में एंगल होता है 180, लेकिन यहाँ पर n नंबर ऑफ वेक्टर, इसलिए यहाँ पर एंगल कितना होगा? 2 पाई होगा। तो ज़ाहिर है कि टोटल एंगल है 2 पाई, और आपने किसके दरमियान निकालना है? A1 और A2 के दरमियान। तो फिर आप क्या करेंगे? जितना नंबर होगा, अगर 10 नंबर हैं तो फिर आप 10 पे डिवाइड कर, अगर 20 वेक्टर्स हैं टोटल, फिर आप 20 पे डिवाइड कर देंगे। अगर 30 वेक्टर हैं एट 2 पे तो एंगल सेम रहेगा ना, चाहे आपके पास 10 एंगल हो, 10 वेक्टर हो, तब भी एंगल 2 पाई रहेगा। 20 वेक्टर हो तब भी 2 पाई रहेगा। 40 वेक्टर हो तब भी एंगल 2 पाई ही रहेगा। बस जो एंगल है ना बिटवीन द टू एडजेसेंट वेक्टर वो चेंज हो जाएगा। क्लियर आप? तो आमना नजीर, सबसे पहले आप बताओ, आप अपने क्वेश्चन की फाइल कब तक जमा करवाएंगे? टाइम खत्म जी ना हो, सर। अपने क्वेश्चन की फाइल कब तक जमा करवाएंगे? या आपके क्वेश्चन पूछते ही नहीं है? सर इंशाल्लाह। कब तक का? इंशाल्लाह इंशाल्लाह की समझ आई, अगला वर्ड की समझ नहीं आ रही। जल्द ही। नहीं जल्द की नहीं, मुझे फिक्स टाइम बताएं, क्योंकि हमने आगे प्रोसीड करना है ना। आसिम आप बताओ। आपको कितने दिन चाहिए? संडे तक? आप नताशा मंडे तक? आज आप